हील से क्या होता है, यू एक्चुअली लुक स्ट्रेट एलिवेटेड, ऊंचे दिखोगे, फ्रंट चेस्ट बाहर की तरफ आ जाएगा, बटक पीछे की तरफ निकल जाएंगे. दैट इज एक्चुअली टू लुक फीमेल सेक्सी. Germans are so fond of beer, they don't drink water, they drink beer. And in between surgeries as well. तब तो हम एक्सरे की वेट कर रहे थे एंड देन एट दैट पॉइंट लाइक एक्सरे क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया, यू नो व्हाटएवर, बिकॉज़ वी नॉट कुड नॉट थिंक एंड आई जस्ट कॉल्ड यू अप. Fortunately you were just around, you walked in, you saw him because my baby was also crying and like अच्छा. एंड बात करते करते एक वुड होती है जो कि दीमक ने खा ली होती है, टर्माइटिटन वुड. खोखली एकदम सॉफ्ट सी, आपने दबाया टूट गया. बिल्कुल बहुत से पुरानी जगहों पे मिलती है. सो गुड बोन इज लाइक दिस वुड एंड टर्माइटिटन या दीमक खाए वाली लकड़ी जैसा इज ऑस्टियोपोरोसिस. मेरे पास ऐसा भी पेशेंट है जिसके 18 फ्रैक्चर्स हो चुके हैं, जिसके सारे फ्रैक्चर फिक्स किए हैं. Nobody ever thought of treating her for osteoporosis. अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट में now that we have robotics and we all are doing that robotic surgery, so आपका you know take on your new found toy as an orthopedician, the robotic, yeah. प्रोटीन डाइट बढ़ाने के लिए इंडियन डाइट इज लो इन प्रोटीन. ठीक है, वेजिटेरियन में 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ए डे अगर निकालना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. फर्स्ट 5 months ऑफ सैलरी शी स्पेंट ऑन हर फादर्स सर्जरी. So hi everyone and welcome to Doctor's Launch at IU by Dr. Sumiti. और अभी कुछ दिन पहले I skipped my gym and पर end of the day फिर भी 10,000 steps हो गए थे. तो I was like चलो 10,000 steps हो गए and now we are done for the day. पर एकदम it struck me कि ये 10,000 steps ये आई कहाँ से है और क्या ये actually enough है कि नहीं. और then I started searching the internet. But then I thought, being a doctor, let me figure this out with another doctor. So on this podcast, to understand कितने steps ज़रूरी है, कितनी strengthening exercise ज़रूरी है, और आपकी back की problem, आपका calcium intake, the full package. So for that, we have invited Dr. Devashish, our orthopedic surgeon. So welcome, sir, on my show. Thank you, Dr. Sumiti. I'm happy to have you here. Most welcome. ठीक Thanks है. a lot. सर पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि ये क्या ये 10,000 स्टेप्स ये आया कहाँ से है टू बिगिन विद. देखो ये बहुत डिफिकल्ट सवाल पहले ही पूछ दिया. 10,000 स्टेप कहाँ से है, इसको तो मैंने इतना लिटरेचर सर्च किया नहीं है कि कहाँ से 10,000 स्टेप है. बट अगर मैं एक सिंपल लॉजिक इसके पीछे दूं, अंडरस्टैंड 10,000 स्टेप, इट इज वेरी सिंपल नंबर व्हिच एवरीवन कैन रिमेंबर. इफ यू सी 10,000 स्टेप अगर देखोगे, सो इट इज समवेयर अराउंड 4 to 5 kilometers of walk. करेक्ट. ठीक है, 4 to 5 kilometers of walk is usually important for bones to be strong. ठीक है, क्योंकि walking is single exercise which is gravity assisted exercise. मतलब gravity उसमें काम कर रही है. Gravity is very important. Against the gravity हम जितने भी काम करते हैं उससे हमारी bone strength बढ़ती है. So if I give a logic to someone कि आपको 10,000 स्टेप चलने हैं, ये बहुत इजी तरीका है समझाने का कि 10,000 स्टेप्स चल. ठीक है, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अगर अपने पेशेंट को 10,000 स्टेप देता हूँ ना, नोबडी रीचेस 10,000 बट दे ट्राई टू रीच 10,000. बट उस 10,000 के चक्कर में 8,000 7,000 6,000 तो 8,000 6,000 7,000 तो हो ही जाता है. मोटिवेशन हो जाता है कि, और उसके बाद क्या होता है, लोग की लॉन्गिंगनेस रहती है कि मैं 10 पे पहुंचूं, टारगेट अचीव करूं, सेटिंग शॉर्ट टारगेट्स. एंड इवन मेनी टाइम पेशेंट ना 10,000 पहुंचता है ना तो ही फील वेरी इलेटेड. ठीक है, सो इफ यू गिव ए टारगेट टू समवन एंड वो 10 दिन नहीं पहुंचा और 11वें दिन पहुंच गया ना, वो जो खुशी मिलती है ना बहुत अच्छी होती है. एंड यू प्रॉब्ली वर्क अपॉन इट टू मेंटेन दैट टारगेट. अल्टीमेटली इट इज गुड फॉर यू. ठीक है, एंड ट्रूली सेइंग वी इंडियंस आर मेड, हमारा माइंडसेट ऐसा है कि वी डोंट वांट टू डू एक्सरसाइजेस. ठीक है, जहाँ पे 10,000 स्टेप भी बहुत बड़ी बात है. अगर तुम यूरोपियन कंट्री में जाओगे, कभी घूमने के लिए जाते हैं लोग, वहाँ पे आराम से 18-20,000 स्टेप डेली के हो रहे होते हैं, पता भी नहीं चलता कि तुमने इतना चल दिया है. ठीक है, नोबडी काउंट्स दैट 10,000 स्टेप्स. सो फॉर इंडियंस 10,000 स्टेप बेंचमार्क, आई थिंक अगर बन गया ना, बना ही रहना अच्छा है. लोगों का भरोसा बना रहेगा और लोग उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे. कम से कम 0 से तो 10,000 100 गुना बेटर है. ठीक है, सो आई थिंक इट इज गुड. और अगर मैं बात करूँ, इज इट इनफ? No, it is not enough. Yes. It is not enough. But yes,
अगर बेसिक भी कोई क्लियर करना शुरू करता है ना, हम्म। देन यू कैन थिंक ऑफ डूइंग एडवांस थिंग्स विद हिम. हम्म। सो मेरे लिए तो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस के सारे पेशेंट मैं ही देख रहा हूँ. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज देन वी डोंट डू एक्सरसाइजेस, वी डोंट डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस. हम लोग इन जनरल इंडियंस आर माइंड सेट ऐसा है कि वी डोंट वांट टू डू एक्सरसाइजेस. अगर उस सिनेरियो में तुम देखो तो 10,000 स्टेप इज नीडेड, देन यू नीड टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग थेराबैंड के साथ, या वेट्स के साथ एक्सरसाइजेस करना, या जिम में जाना. सो अगर कोई बेसिक करता है तभी वो एडवांस पे जा सकता है. कोई बेसिक ही नहीं करता है तो आगे जाने का तो मुझे लगता नहीं कि होने वाला है. बट हाँ, अगर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करता है और वो 10,000 स्टेप नहीं चलता, दैट इज वेरी गुड. आई एम हैप्पी विद इट. ऐसे लोग तो बहुत अच्छे, ठीक है, मोटिवेटेड. So those are called motivated. Those are not motivated. They should at least do 10,000 steps. Now, because we are talking about steps and strengthening your muscles and bone strength, सबसे पहले जो because 90% of population हम कह रहे हैं कि हम लोग exercise नहीं कर सकते. Also कि IT profession, they have a lot of sitting job, like prolonged sitting. तो आपकी neck, back, मतलब आपके posture पे कितना effect होता है? Because आप जिससे बात करोगे, especially youngsters, उनको नेक में स्पैज़म है, बैक एक्स हैं, एंड जनरलाइज मतलब वो बॉडी एक वगैरह रहता है. सो योर टेक ऑन दैट रॉन्ग पोस्चर या प्रोलॉन्ग सिटिंग. देखो, मुझे तो लगता है कि कुछ चीजें ना कोविड ने अच्छी की है और कुछ चीज खराब की है. ठीक है, खराब सबको पता है, अच्छी मैं बता देता हूँ. अच्छी ये है कि सबको पता है कि वर्क फ्रॉम होम इज नॉट ए वायबल ऑप्शन, दिस इज नॉट ए राइट ऑप्शन. और अगर वर्क फ्रॉम होम भी करना है तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर पोस्चर. अब कोविड के ड्यूरेशन में लोगों ने क्या किया, 90% लोग घर पे रहे. वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि बेड, वर्क फ्रॉम बेड, वर्क फ्रॉम सोफा, इवन वर्क फ्रॉम फ्लोर. ठीक है, किसी को दिख थोड़ी ना रहा है, फेस ही दिख रहा है लैपटॉप पे. या मेनी टाइम मीटिंग नहीं हो रही है तो सिर्फ लैपटॉप पे ही काम कर रहे हैं, कहीं पे बैठ के कर लेते हैं. दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ट्रबल, नेक पेन, बैक पेन, लोअर बैक पेन, इवन जॉइंट पेन्स. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू हैव ए पर्टिकुलर पोस्चर जिससे बैक और जॉइंट पेन ना हो. अब आप सोचो कि ऑफिसेस में बेड क्यों नहीं लगे हुए हैं? हाँ लगे हुए हैं, गूगल वालों ने लगाए थे पहले, वर्क फ्रॉम एनीवेयर टाइप का कॉन्सेप्ट था. गूगल वालों का कहीं पे भी ऑफिस में सोफाज लगे हुए हैं, काउचेस लगे हुए हैं, बीन बैग लगे हुए हैं, बेड भी लगा हुआ है, किसी भी तरीके से कर सकते हो. यंगस्टर जब नया नया बंदा आता है ना तो सबके दिमाग में बड़े बड़े चीज आती है, बट अल्टीमेटली दे आल्सो शिफ्टेड टुवर्ड्स प्रॉपर अर्गोनॉमिक चेयर्स एंड टेबल्स. ये जरूरी है, क्योंकि आपको जब रिपीटेड स्ट्रेस के बीच में काम करना होता है, रिपीटेड काम बार बार करना है, उसमें आपको बॉडीली कोई हार्म नहीं होना चाहिए. ठीक है, एंड बिकॉज यू आर गोइंग टू वर्क 8 आवर 10 आवर, अभी तक 8 आवर 10 आवर कम बता रहा हूँ, लोग 12-12 14-14 18-18 घंटे काम कर रहे हैं. एंड इवन मैं बीच में आपको वो कर रही हूँ, हम बोलते हैं ना जैसे डॉक्टर्स हर 1 घंटे में 10 मिनट की ब्रेक ले लो, पर प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं होता. पॉसिबल कैसे? मीटिंग के बीच में कौन उठने वाला है? कोई नहीं उठने वाला है. और इनकी ऐसी मीटिंग्स होती है कि एक मीटिंग है, उसके बाद अगली मीटिंग है, उसके अगले मीटिंग है, और मीटिंग से के बाद मीटिंग्स कंटिन्यू चेन में चल रही है. सो मुझे तो ऐसा भी लगता है कि कभी लोग सो भी गए कुछ, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम से. बट अंडरस्टैंड, when you are in this sort of things, then you have to understand the importance of ergonomics. सारे ऑफिसेस के जितने भी MNCs हैं, उनके ऑफिसेस के HR का ये मोटो होता है कि we will run a ergonomic session और orthopedic session. अगर तुम मुझे पूछो, हम लोग कोविड के ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट इन ए वीक वी वर डूइंग 2-3 सेशंस ऑन दिस, एंड सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे. सारे के सारे 90%, 90 तो कम बोल रहा हूँ, 99% उसमें सो रहे थे, क्योंकि लोग सवाल पूछते ही नहीं थे. उनको लगता था इससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क तो पड़ गया सबको. ठीक है, ऑर्थोपेडिक लोड ऑफ फिजिशियन वाले पेशेंट्स, जो ऑर्थोपेडिक बैक पेन, नेक पेन, जॉइंट पेन वाले पेशेंट है, वो माइनर कैटेगरी के होते थे, अब वो मेजर कैटेगरी में आ गए. ठीक है, ऑर्थोपेडिक लोड, सर्जिकल लोड से ज्यादा इन सब का लोड बहुत ज्यादा आ गया. उसका वन ऑफ द रीजन इज इम्प्रॉपर पोस्चर. पोस्चर क्रिएट करेक्ट रखना ताकि जॉइंट्स ठीक रहे. Mobilization of all the joints is important. Exercises in between sitting is important. As well as जब आप indoor activities work from home कर रहे हो, विटामिन डी डेफिशिएंसी क्रिएट होने वाली है. विटामिन डी का इंटेक तो कर लो. मैं तो कह रहा हूँ आउटडोर एक्टिविटीज नहीं हो रही तो इंडोर एक्टिविटीज में एटलीस्ट एक्सरसाइजेस, विटामिन डी एंड कैल्शियम प्रोटीन डाइट को इंक्रीज करना है. एंड पोस्चर करेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड बैक पेन. आप अगर इन जनरल ऐसे पेशेंट देखना शुरू करोगे डे इन एंड आउट, यू विल फाइंड कि सारे पेशेंट एक जैसे. जैसे टीचर क्लास लेता है ना, एक साथ किया जा सकता है ट्रीटमेंट भी. ठीक है, सो इतने अमाउंट में पेशेंट्स आते हैं. ठीक
है, और उन लोगों को लगता है कि मेरी प्रॉब्लम जो है ऐसी है किसी की भी नहीं है, हाँ ठीक है, जबकि डॉक्टर जब बैठा होता है वो सोचता है कि ये सारे के सारे एक साथ आ जाते हैं ना, मैं एक साथ देख के एक ही साथ ट्रीटमेंट कर दूँ, राइट ठीक है, हम्म एंड इट इज ट्रू, ट्रू मेरी ट्रू ओपिनियन में तो इट इज ट्रू। यस ट्रू डेफिनेटली अभी मैं पोस्चर की जैसे हम बात कर रहे हैं इफ आई टॉक अबाउट द रॉन्ग फुटवेयर heels, especially for women, for fashion, for whatever. And that too, yeah, हम खुद Am I पहनते allowed हैं. to talk means about fashion in your show? क्योंकि ये ऐसा ना हो तुम पीछे से मेरे बीच में शो के बीच में No, पीटना no, शुरू no, करो, you ठीक है, are चलो free. मैं एकदम Yeah. सिंपल वे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर किसी भी स्टैंडर्ड शॉप पे जाओगे जिसमें शूज लगे हैं, इफ यू गो टुवर्ड्स ए मेल सेक्शन एंड यू गो टुवर्ड्स ए फीमेल सेक्शन, यू विल सी ए ह्यूज डिफरेंस इन द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ शूज, Okay. ठीक है। अगर तुम किसी अच्छे ब्रांड की भी बात करो, ठीक है, अगर जाओगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, जो फीमेल साइड है एकदम फैंसी, एकदम Yes. हाई हील के साथ एकदम चमकता हुआ जूता मिलेगा, और मेल्स वाले में जाओगे तो हर एक जूता एक जैसा एक दिखेगा, जैसा लग रहा है. Correct. ठीक है। I think we should, as a community, we should move towards comfort rather than fashionable, सुंदर दिखने वाला, and that's true. मतलब ये difficult है ये sentence ये जो मैंने more of बोला है। societal pressure कि heels पहनेंगे तो हाँ, वो बहुत hot सारी लगेंगे, हाँ मतलब हाँ, ये एक्चुअली इसका भी कॉन्सेप्ट, हील का कॉन्सेप्ट जो मैं बताता हूँ, एक्चुअली हील से क्या होता है, यू एक्चुअली लुक स्ट्रेट एलिवेटेड, ऊंचे दिखोगे, फ्रंट चेस्ट बाहर की तरफ आ जाएगा, बटक पीछे की तरफ निकल जाएंगे, दैट इज एक्चुअली टू लुक फीमेल सेक्सी, ठीक है। दैट वाज इनिशियली, मैं ये तो मेरे मतलब अपने एचओडी ने, हमारे कॉलेज के एचओडी ने ये एक्सप्लेनेशन दिया था फॉर दिस, ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर फीमेल्स, ठीक है, बैक पेन, हील पेन, tell us about it. हाँ, We all do it at some yes, point. अगर मैं अपने पेशेंट्स को देखता हूँ जो हील, मतलब मैं स्टिलेटोज में करीब करीब 4 से 6 इंच तक हील देखता हूँ, आई थिंक दे शुड शिफ्ट टुवर्ड्स प्लेटफॉर्म हील, ठीक है, बट अगर प्लेटफॉर्म हील बोलूँगा तो लोगों के सेंटिमेंट हिट हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों में बहुत समय पेशेंट को समझाना भी डिफिकल्ट होता है। इन जनरल अगर फुटवेयर पहनना है तो फुटवेयर हैज टू बी वेरी कंफर्टेबल। अगर मैं बोलूँ कि कितना हील इज वेरी गुड फॉर अस, इज समवेयर अराउंड 1 इंच हील फॉर एवरीवन इज गुड, इवन मेल्स में भी आधे इंच से 1 इंच का हील रहने से अच्छा है, दैट्स अ गुड थिंग। नो हील से बेटर है 1 नो इंच हील तो होना ही नहीं चाहिए। सी, इट इज नॉट ऑल और नन फिनोमेना, ठीक है, एकदम नहीं होना भी खराब है, एकदम बहुत होना भी खराब है, इन बिटवीन। सो 1 इंच हील इज वेरी गुड फॉर आवर नी जॉइंट एज वेल एज आवर बैक, एंड कुशनिंग इफेक्ट भी अच्छा आता है, ठीक है, टेंडन्स भी रिलैक्स रहते हैं, तो वो अच्छा है, दैट्स अ गुड थिंग। विद आर्च सपोर्ट, फुटवेयर जब भी हो तो आर्च सपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर हम देख के शू को खरीदें, और शू में, जूते में पैर टाइट ना हो, लूज हो, ब्रीदिंग, हाँ, ब्रीदिंग इन, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम लोग जब जूता खरीदने जाते हैं तो एक साइज, एक स्टाइल हमें पसंद आया जो कि एक साइज छोटा है, तो जूते वाला बोलता है कि मैडम ले लो, जूता तो खुलेगा। हाँ, जूता तो जरूर खुलेगा, आपका पैर की भी बैंड बजा के खुलेगा, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड ऑलवेज वेयर व्हिच इज कंफर्टेबल टू योर फीट, ठीक है। पैर से थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए जूता, छोटा नहीं होना चाहिए, कभी भी टाइटर शूज नहीं लेने चाहिए, एंड यू शुड ऑलवेज बाय योर शू इन द इवनिंग टाइम, क्योंकि पैर पूरा फैल चुका होता है, सारा दिन चलने के बाद बड़ा हो चुका होता है, तो you should buy your footwear when it is in the evening time. Size is bit loose and heel होना चाहिए थोड़ा सा, आधे इंच से 1 इंच का, and arch support होना चाहिए, ठीक है, फ्रंट से टाइट नहीं होना चाहिए, टो बॉक्स ओपन होना चाहिए। सो मुझे लगता है कुछ ब्रांड्स के नाम भी मैं बोलता हूँ जिनमें कि इवन जूतों का फ्रंट भी साइज के हिसाब से आता है, जैसे एसिक्स बोल के एक ब्रांड है, उसमें आता है, तो you have to find out these comfortable shoes, but unfortunately इंडियन मार्केट मूव करता है फैशन के हिसाब से, इंडियन का वर्ल्ड वाइड इट इज मूविंग टुवर्ड्स फैशन। Being an orthopedic surgeon, it's not very bad for us because we get patients out of it. So technically saying, I'm saying in front of the camera, I don't think कि वो हमारे लिए खराब है, but definitely आपके लिए खराब है। So you're sounding more like a Kabir Singh, and I think orthopedics are very much related, जैसे एक इमेज है कबीर सिंह जैसे, so your take on that now that you've said it. देखो, कबीर सिंह वाला जो कैरेक्टर है ना, आई थिंक उसको वी कैन नॉट कंपेयर, ठीक है, मे बी ऐसा लाइफ में मतलब कोई होगा इसलिए ऐसी स्टोरी बनी है, बट सारे नहीं, कुछ कैरेक्टर्स डेफिनेटली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स में होते हैं, जैसे एंगर इज एक्चुअली आवर पैशन,
ठीक है, आप 90% ऑर्थोपेडिक सर्जन को देखो, इन बॉन्ड एंगर में रहते हैं while operating or while seeing patient or while doing something. Maybe in their personal life they are very happy and that we've seen हाँ, you chilled out. हाँ chilled out रहते हैं, but on table या on inside the theater और inside वो रहते हैं. But I think it's more to do with the physical work. Yes, मैं example ही दे रहा हूँ कि you have to understand, जब आपको फिजिकल लेबर वाला काम करना होता है ना, ठीक है, जैसे बहुत सारे लेबर से काम कराते हैं ना, धक्का देना है सामान तो जो लगा के हमेशा बोलते हैं, ठीक है, वो गुस्सा एंगर ब्रेन तक पहुंचे ताकि आपकी पावर एक्स्ट्रा निकले, तो दैट इज angry young men doing orthopedics. तो ऑर्थोपेडिक्स में ये चीज तो आती ही आती है, एंड दैट्स वेयर वी ऑर्थोपेडिक सर्जन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ वर्क. ठीक है, फिजिकल लेबर वाला वर्क बहुत सारा कर देते हैं, एंड वी डोंट फील अबाउट इट कि ये हिट भी किया है कि नहीं. बाकी जहां तक रही कि शराब पी के कबीर सिंह टाइप का एक्टिंग, आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में पॉसिबल है. हाँ, अगर जर्मनी में बोलते तो डेफिनेटली हाँ, क्योंकि मैं जर्मनी में काम कर चुका हूँ, तो वहाँ का एक्सपीरियंस अगर तुम्हें शेयर करूँ, हाँ, वहाँ के डॉक्टर्स को बोला जा सकता है कि दे एक्ट लाइक कबीर सिंह इन वन वे, कि शराब पी के भी एक्टिंग मतलब थिएटर कर सकते हैं. फॉर मी फर्स्ट टाइम इन जर्मनी हॉस्पिटल के अंदर बियर वेंडिंग मशीन होना, इट वाज ऑलमोस्ट मेरे लिए सोचने के लिए भी इम्पॉसिबल था. टू अ पॉइंट कि Germans are so fond of beer, they don't drink water, they drink beer, and in between surgeries as well, बहुत समय वो लोग खाने के साथ बियर ही ले रहे होते हैं. Surgeons, they're so used to it. They are used to it, and like a diet. मेरा जो कंसल्टेंट था, वो जब मैं फर्स्ट टाइम उसको देखा बियर पीते हुए in between the surgery, and I was bit shocked. Is it allowed? Can you have it in the OT? वो तो पूछ नहीं सकता था बॉस को, तो मैं एक्चुअली फेस पे ऐसा लिखा हुआ था कि is it allowed. ठीक है, तो he asked me कि don't worry, it is not India, it is Germany. Okay. You can have it. So I think the protocols and guidelines are different all over the world. Probably. Yes. All over world it is different. So अगर मैं इंडियन सिनेरियो में बोलूँ कि डॉक्टर ने आज बियर पी के सर्जरी किया, तो ऐसा तो मुझे लगता है कि ये एक सर्जरी मतलब एक सनसनीखेज न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में आने वाली चीज़ चारों तरफ आ जाएगा. Flashed everywhere. So, what did you do? I don't think so कि इंडिया के उसमें होने वाला है, but again every culture is different and they have their different areas and responsibility is a thing. कबीर सिंह में only thing जो मूवी में दिखाई थी, इस बार डॉक्टर was not responsible. I don't think so कि orthopedic surgeons are not responsible. No, they definitely. could be very shrewd, they could be very angry, they could be very sharp, सब कुछ होगा, मगर उसके साथ responsibility will be that is I think ingrained being a doctor 10 times ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि being a doctor we are differently definitely. I think वो reflexes ही ऐसी बन जाती है. हाँ, ऐसी बन जाती है. You cannot be responsible. You just cannot be. इसमें coming back to the more informative part, अगर जैसे now that we deal with women, तो हमें कैल्शियम, जैसे मेरे पास बहुत पेशेंट्स सबसे पहले होता है कि डॉक्टर मैं कैल्शियम इंटेक कब से स्टार्ट करूँ, विटामिन डी कब से स्टार्ट करूँ. सो आई थॉट चलो हम ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर देवश्री से पूछते हैं कि हम कब स्टार्ट करें. देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि whatever I am saying, I am actually saying everywhere. But the problem is कि लोग सुनते ही नहीं, लोग सुनना भी नहीं चाहते, because कैल्शियम इंटेक से क्या हो रहा है. मतलब अगर हम बोले कैल्शियम विटामिन डी है, क्यों हमें अच्छा रखना चाहिए इन चीज़ों को, प्रोटीन हाई इंटेक क्यों रखना चाहिए, इससे हमारी बोन डेंसिटी अच्छी रहती है. बोन डेंसिटी का मतलब है बोन जो है वो स्ट्रांग रहे. स्ट्रांग बोन और वीक बोन को, ऑस्टियोपोरोटिक बोन को मैं अगर डिफरेंशिएट करूँ, एक सिंपल एग्जांपल, जैसे ये लकड़ी देख रहे हैं, इट इज ए हार्डवुड, जैसे हमारे घर के फर्नीचर बने हुए. करेक्ट. वो स्ट्रांग वुड है. एक वुड होती है जो कि दीमक ने खा ली होती है, टर्माइट ईटन वुड, खोखली एकदम सॉफ्ट सी, आपने दबाया टूट गया, बहुत से पुरानी जगहों पे मिलती है. सो गुड बोन इज लाइक दिस वुड, एंड टर्माइट ईटन या दीमक खाई वाली लकड़ी जैसा इज ऑस्टियोपोरोटिक. एकदम सिंपलेस्ट ऑफ द एग्जांपल जो मैं सोच सकता हूँ ना, पेशेंट को समझाने के लिए समझा सकता हूँ, बोलता हूँ. अंडरस्टैंड, वी विल ऑलवेज ऑप्ट, अगर गिवन एन ऑप्शन 100 लोगों को या 1000 लोगों को 1 लाख या ऑल ओवर इंडिया में सबको एक ही ऑप्शन दिया जाए कि कौन सी वुड उठानी है, एवरीवन विल टेक ए सॉलिड स्ट्रांग वुड. डेफिनेटली. बट अगर तुम्हें मैं बोलूं कि इन इंडिया 90% ऑफ द फीमेल्स आर ऑस्टियोपोरोटिक, जिनकी हड्डियां जो है दीमक खाई वाली है अबव मेनोपॉज वाले एज में, तो कोई बिलीव नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि किसी को दिख नहीं रहा है. कब दिखेगा ये? जब हड्डी टूटेगी, जब हड्डी टूटेगी. और आई थिंक मेनोपॉज के बाद जब वो थोड़े ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, बट दे डोंट नो कि हम स्टार्ट मेनोपॉज के बाद, टूटने के बाद हड्डी टूटने के बाद दे विल कम टू नो दैट दिस इज सॉफ्ट, दैट्स व्हाई ब्रोकन. बट अगेन दे विल गेट ट्रीटेड फॉर दैट फ्रैक्चर. उसके बाद फिर भूल जाएंगे टिल नेक्स्ट फ्रैक्चर हैपेंस,
फिर दोबारा से फ्रैक्चर ट्रीट करा लेंगे। मेरे पास ऐसा भी पेशेंट है जिसके 18 फ्रैक्चर्स हो चुके हैं, जिसके सारे फ्रैक्चर फिक्स किए हैं, बट नोबडी एवर थॉट ऑफ ट्रीटिंग हर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। 18 फ्रैक्चर्स? हाँ, पैथेटिक सिचुएशन इन इंडिया इज ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज अंडरस्टैंड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, वी आर सर्जन्स, वी वांट टू ऑपरेट, ठीक है, हम सर्जरी बढ़िया करते हैं, सर्जरी करके फिक्स कर देते हैं। पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस दिख नहीं रहा है, उसको जब दिखा हड्डी टूट के दिखी, उसने उसका सही टाइम पे इलाज करा लिया, उसने सोचा सब कुछ बढ़िया हो गया, ठीक है। सो नाउ द सबसे सैडेस्ट पार्ट कम्स इज कि ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट कब होगा, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी। तो अगर तुम्हारा पॉडकास्ट चलता है, अगर वो फेमस होता है, तो मुझे लगता है कि एक चीज लोगों को तक पहुंचनी चाहिए इज ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस व्हिच इज ए ट्रीटेबल डिसऑर्डर। अब मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, कहते हैं जी ऑस्टियोपोरोसिस था, हड्डी टूट गई, सर्जरी हो गई, 2 बार प्लास्टर लग गया, ऑस्टियोपोरोसिस का क्या ट्रीटमेंट है, उसको तो ठीक ही नहीं कर सकते। अरे ठीक कैसे नहीं कर सकते भाई, ठीक कर सकते हैं। सही डॉक्टर से पूछो कि उसको ट्रीट करके ठीक किया जा सकता है कि नहीं। मेनी ऑफ द पीपल दे हैव दिस नोशन इन देयर माइंड कि वंस बोन इज ऑस्टियोपोरोटिक, सॉफ्ट हो गई है, उसके बाद उसको हार्ड नहीं कर सकते, ठीक है। मार्स में भी सब्जी उगा सकते हैं अगर हमें पता हो कैसे उगानी है, हमें पता नहीं है आज के दिन में, इसलिए उगा नहीं पाते, मगर जिस दिन पता चल जाएगा वो उगा लेंगे, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट का जो है ना, उसका यूरेका फॉर्मेट हो चुका है, उसमें नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, मगर वो हो चुका है कैसे ट्रीटमेंट होना है, उसका सारी चीजें पता है। आप डॉक्टर से बात करिए जो ट्रीट करते हैं। मैक्सिमम टाइम्स डॉक्टर्स ट्रीट नहीं करते, सर्जन्स ट्रीट नहीं करते, क्योंकि वो सर्जरीज में बिजी रहते हैं। कोई तो ऐसा होगा जो ट्रीट करता है, उससे ट्रीट करवा लीजिए उसको। अब कुछ चीजें मैं बोल देता हूँ, कब से, जैसे तुमने सवाल पूछा कब से स्टार्ट करना चाहिए, ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट कब से होता है उस पर ध्यान दें। अगर कब से स्टार्ट होता है, जब से फीमेल ने बेबी प्लानिंग की, बेबी डिलीवर किया, उसी से ऑस्टियोपोरोसिस के जो वो है बीज वो लग गए। कैसे, आपने एक बेबी प्लान किया, बेबी आपके बॉडी में रहा, बेबी के बॉडी में जो भी कैल्शियम गया वो आपके बोन से ही गया है। मदर जब तक बेबी अंदर रहता है ना, तब तक तो सारी बातें मानती है भाई। गायनेक ने बोला है, डॉक्टर सुमिति ने बोला है, विटामिन डी खानी है, कैल्शियम खाना है, खाना खाना है, सब करेगी, सब कुछ करेगी। मगर उस दिन तक, जिस दिन बच्चा डिलीवर हुआ, जिस दिन डिलीवर हुआ, डॉक्टर सुमिति बाय बाय, नाउ गो टू ए पेडिट्रिशियन, जिसको उसके माँ से कोई लेना देना ही नहीं है। पेडिट्रिशियन तो मुझे लगता है कि और एक और वो है कि मतलब कॉफिन में नेल ठोकने वाला काम करते हैं, कि वो बेबी को तो फीड कराते कराते मुझे लगता है 14 साल तक फीड कराते वो लोग चाहे तो, ठीक है। मतलब आई एम सो एंग्री विद देम बिकॉज दे नेवर थिंक अबाउट द लेडी, ठीक है। द लेडी हैज डिलीवर्ड ए बेबी, शी विल फीड द बेबी फॉर 2-3 years एंड दे विल टेल कि बेबी अच्छा कनेक्ट होगा, बट उसकी इम्यूनिटी बेटर होगी, फीड करते रहो। नो, बट गायनेकोलॉजिस्ट वी आर सेइंग ना कि खाओ कैल्शियम या विटामिन डी भी लो। वो तुम्हारे पास वापस आ ही नहीं रही है, तुम कैसे किसको बोल रही हो? 6 weeks के बाद तो आते हैं ना। और नहीं आते हैं। तुम अगर अपनी प्रैक्टिस, आज की प्रैक्टिस की बात कर रही हो, जहाँ पे तुम्हारे पास 100 पेशेंट अगर डिलीवरी के महीने में होंगे, तुम्हारे पेशेंट तुम्हारे पास वापस नहीं आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। हाँ, मतलब प्लस ठीक है, that's very important to understand and this is happening with everyone. गायनेकोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जाता है, डिलीवरी के स्टिचेस निकलने के बाद गायनेकोलॉजिस्ट के पास वापस कभी नहीं जाता है। वो जाता है पेडिट्रिशियन के पास बच्चे के इलाज के लिए। अब बच्चा इज प्रायोरिटी, घर पे सब लोग बच्चे को देख रहे होते हैं, बच्चे से रिलेटेड सारी चीजें हो रही थी, बच्चे का स्कूल स्टार्ट हो जाता है। मदर डेफिशिएंट थी, मदर ने 2 साल 3 साल 4 साल तक फीड कराया बच्चे को, मदर के बॉडी से सारा कैल्शियम निकल गया। दूसरे या तीसरे साल में मदर के दिमाग में आता है कि अरे भाई एक बच्चा हो गया, तो दूसरे का टाइम आ गया, अब आएगी तुम्हारी बारी दोबारा याद करने की। कहते अरे वो डॉक्टर समिति के पास वापस चलते हैं, सेकंड बेबी प्लान कर, ठीक है। नाउ द मदर वाज ऑलरेडी डेफिशिएंट इन विटामिन डी, कैल्शियम फ्रॉम हर बोन बिकॉज शी डिलीवर्ड फर्स्ट बेबी, फीडेड हर फॉर 2-3-4 years. Now she was already deficient, she started having a plan for second baby. सेकंड बेबी का प्लान होता है फिर से डेफिशिएंसी, नाउ डेफिशिएंसी पे डेफिशिएंसी। आप मदर रेडी ही नहीं थी, उससे पहले सेकंड डिलीवरी हो गई, फिर अगेन दोबारा वही साइकिल शुरू होता है, ठीक है। Now a person who is deficient will always stay in deficiency till she develops osteoporosis. I get patients at an age of 25, 26, 30, 35, 36, 40 osteoporosis, severe osteoporosis. कैसे रोकोगे उसको?
रोकने के लिए सबसे पहले डॉक्टर्स को जानना पड़ेगा, गायनेक्स को जानना पड़ेगा, पेडिट्रिशियन को जानना पड़ेगा। ये मदर भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेडिट्रिशियन के पास बच्चा आया ही कहाँ से, मदर की इसमें हेल्प आई वुड से कि मदर भी इम्पोर्टेंट चीज है, बट जैसे मैंने हर पॉडकास्ट में बोला है, दैट इज आवर टैगलाइन ओनली आल्सो कि मम्मा खुश तो बेबी खुश। मम्मा तो खुश, मेंटली खुश, नो नो not नो, bod- बट फॉर bodily. एवरीवेयर। तो कि अपना ध्यान पहले रखिए और फिर बेबी का ध्यान रखिए, विच वी हैव बीन एडवोकेटिंग दिस। बट सुमित But अंडरस्टैंड, कहीं ना कहीं वो नहीं, आई एम एग्रीइंग विद यू, हाँ, द फैक्ट दैट डॉक्टर ने बोला पेशेंट को पता है खाना है, हम्म, बट पेशेंट ने सोचा अरे क्यों खाना है, छोड़ो पड़े, डॉक्टर ने तो ऐसी दवाई लिख दी है एंड मेरा बच्चा इंपॉर्टेंट है, वो फीड कर रहा है। कितनी बार आई हैव टू रीइंफोर्स कि बेबी इज, सॉरी फॉर द वर्ड, इट्स लाइक अ पैरासाइट। वो अपना कैल्शियम, वो अपना आयरन ले लेगा, आपको अपने स्टोर्स उसको वापस से रिस्टोर करना है। अब वो कितनी अवेयरनेस जाती है, कितना वो इस बात को फॉलो करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल कि यू हैव टू टेक योर कैल्शियम। इन जनरल अगर तुम देखोगे 90% ऑफ द फीमेल्स विल नेवर डू एनीथिंग, बिकॉज़ वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपने को सबसे हाँ, नीचे सबसे रखती नीचे है ना। रख लेती है ना, तो यही तो प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम है, तुमने बोला कि बच्चा पैरासाइट है, बच्चे ने सब कुछ ले लिया, मदर को आज नहीं पता चलेगा। मदर को कब पता चलेगा? जब बच्चे की उम्र 20-25 साल हो चुकी होगी, मदर की एज अब पोस्ट मेनोपॉज में आने वाली है, 50 साल हो रही है, उसको फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, नी आर्थराइटिस हो रहा है, नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ रही है, तो बच्चा नहीं है, बच्चे ने नहीं किया है, तो मदर की प्रॉब्लम है, क्योंकि मदर ने ऑस्टियोपोरोटिक है। ठीक है, अब उसको क्या पता कि वो स्टार्टिंग तो तुम्हारे कारण जन्म से हुआ है, बट दैट इज वेयर वी हैव टू एक्ट and educate. अवेयरनेस एंड एजुकेशन। सो अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन ऑस्टियोपोरोसिस की यहीं से शुरू होती है, फ्रॉम बेबीज डिलीवरी, फ्रॉम बेबीज बर्थ, प्रेगनेंसी आते ही ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में सोचना शुरू करना है, तभी हम एज ए कम्युनिटी हम ऑस्टियोपोरोसिस को हटा सकते हैं। अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस को रोक सकते हैं, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर हम इस 90% लोगों को एजुकेट करके, और उनमें से 10, 20, 30, 40% जितने लोग भी एजुकेट होते हैं, तो हमारे नंबर ऑफ उतने ही परसेंट ऑफ नंबर ऑफ आर्थराइटिस, लॉन्ग टर्म ऑस्टियोआर्थराइटिस कम हो जाएंगे, फ्रैक्चर्स कम हो जाएंगे, एंड वी विल गो टुवर्ड्स रियल प्रिवेंशन कि हम नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थराइटिस, फ्रैक्चर्स के रेट्स को कम कर सकते हैं। क्योंकि नाउ इंडिया, अगर मैं लॉन्ग टर्म में सोचूं, इंडिया इज ग्रोइंग, एजिंग पॉपुलेशन, धीरे धीरे बढ़ने वाली एज। तो अगर आज से 20 साल बाद देखें तो हमारी एजिंग पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट होने वाली है। काम आज से शुरू करना है, प्रिवेंशन। और इसमें प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूं तो योर मेडिकेशन, दैट इज योर कैल्शियम एंड विटामिन डी। मैं दोबारा सिंपल कर देता हूँ, विटामिन डी शुड बी ऑलवेज हाई, 30 to 100 का लेवल होता है, 100 के आसपास रहने का, 80 के आसपास रहने का, कम नहीं रहने का। जैसे एग्जाम में मार्क्स आते हैं 100 के आसपास, वैसे 100 के आसपास रहना, 30 आने से कोई नहीं some people is happy कि चलो within range है, 40 आ गया, within range is never good। Number 2 is that कि आपको कैल्शियम डाइट में लेना है। कैल्शियम अलग से लेने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम अलग से लेने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। कैल्शियम को आप ओरल सप्लीमेंट की जगह, अपने इंडियन फूड में इतना कैल्शियम होता है ना, आप आराम से ले सकते हो। ठीक है। नंबर 3 इज हाई प्रोटीन डाइट। यहाँ पे एक और बात करने में बहुत मजेदार बात ये है कि वेजिटेरियन लोगों का ना एक वो मतलब बड़ा वो है कि वेजिटेरियन वेजिटेरियन वेजिटेरियन। ठीक है, प्रोटीन डाइट बढ़ाने के लिए इंडियन डाइट इज लो इन प्रोटीन। ठीक है, वेजिटेरियन में 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ए डे अगर निकालना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक। सो नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए अच्छा होता है, नॉन वेजिटेरियन के इजी होता है। सो दैट्स वेयर अगेन डिफरेंस आ जाता है। तो इंडियन पॉपुलेशन मोस्टली वेजिटेरियंस है, तो हम इन जनरल अगेन दोबारा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए चले जाएंगे। तो प्रोटीन आपको इंटेक बढ़ाना है अगर वेजिटेरियन हो। कितना लेना है? कम से कम आप 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लो, या एटलीस्ट 2 ग्राम अगर शॉर्ट कर सकते हो तो 2 ग्राम इंडियन लोग पॉसिबल नहीं है वेजिटेरियन वाले कर पाए। उसके बाद आता है एक्सरसाइजेस, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ग्रेविटी असिस्टेड, वॉकिंग एंड इन जनरल मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो ये सारी चीजें हम रेगुलर करते रहेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस कभी नहीं होगा, बोन हेल्थ विल कभी नहीं होगा। अब मैं बात करूं 40 ईयर ओल्ड के बाद, मतलब जनरली पेशेंट्स दैट कम टू अस कि डॉक्टर मैं 40 ईयर की हो गई हूं या मेरा मेनोपॉज आने वाला है, नाउ शुड आई स्टार्ट माय कैल्शियम इनटेक, यू नो, तो उनको अब वो लेट स्टार्ट कर रहे हैं, चलो एटलीस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब उनकी बोन हेल्थ के लिए तो मैं सबसे पहले तो दोबारा से बता देता हूँ कि 40 क्यों, व्हाई दिस 40 और व्हाई मेनोपॉज। जो
इन जनरल लोगों का कंसेप्ट है उसको हम्म, चेंज करना है, ठीक है? हम्म, 40 नहीं या मेनोपॉज नहीं, इस चीज को दिमाग से हटाना है। मैं एग्जांपल के लिए दोबारा देता हूँ। बैंक बैंक्रप्सी पे आने के बाद वो अपने रेगुलेशन चेंज करके अभी प्रॉफिटेबिलिटी की सोचेगा तो मेहनत बहुत लगनी है, ठीक है? सो उसको पहले दिन से ऐसा पॉलिसी बनाना है कि मैं बैंक्रप्सी पे जाऊं ही ना, ठीक है? सो यस बैंक बन के वापस लाना गवर्नमेंट नहीं है इस टाइप का, ठीक है, कि बचा ले। और इसीलिए ये समझना है कि फीमेल्स को स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग क्या क्या करना होता है। इट इज ऑलमोस्ट सेम इन एवरी एज। जब जागो तब सवेरा है, ठीक है? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी भी एज पे यही सब कुछ करना है। क्या टेस्ट कराने हैं, बहुत कॉन्शियस हो, आपको टेस्ट कराने हैं। बहुत मेजर कोई टेस्ट नहीं कराया। विटामिन डी का लेवल रूटीनली चेक कराते रहो, ठीक है? अगर आप सप्लीमेंट लेने से पहले सोचते हो कि कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगा, डॉक्टर के रिश्तेदारों के दिमाग में घूम रहा होता है कि अरे विटामिन डी हाइपर विटामिनोसिस तो नहीं हो जाएगा, चेक करा लो, ठीक है? हर 2-3 महीने 6 महीने में एक बार विटामिन डी का लेवल चेक करा लो। ऑलवेज कीप इट एट हाई, ठीक है? जहाँ पे 30 to 100 है, 100 के रेंज आसपास रहो। अपने आप कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा खाने में से। कैल्शियम अब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी। नंबर 2, इसके अलावा हम लोग बोन डेंसिटी चेक करा सकते हैं। फर्स्ट टाइम कब कराना चाहिए? मेनोपॉज होते ही। जब आप पेरीमेनोपॉजल पीरियड या मेनोपॉज के ड्यूरेशन में जा रहे हो, देन फर्स्ट थिंग इज गेट ए बोन डेंसिटी डेक्सा स्कैन। नाउ डेक्सा स्कैन ऑफ होल बॉडी, लोगों को लगता है कि होल बॉडी कराना बहुत सस्ते में ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, तो कभी भी ज्यादा चीजें जो जरूरी है। कोर बोन्स कौन सी होती है? कोर बोन्स हिप होती है, कोर बोन स्पाइन होती है, कोर बोन, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा फ्रैक्चर्स होते हैं। मैं स्कल का, पेल्विस का बोन डेंसिटी देख के कुछ नहीं मिलने वाला मेरे को। वो एरोनोमसली बहुत अच्छी दिखाएगी, क्योंकि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बोन सबसे लास्ट में आगे गलती है। पेल्विक ऑर्गन के लिए सबसे लास्ट में गलती है। सबसे पहले जो खराब होना शुरू होती है दैट इज हिप एंड स्पाइन। सो बोन डेंसिटी डेक्सा स्कैन ऑफ हिप एंड स्पाइन, अगर आप इंटरेस्टेड हो। अगर ये आपके लेवल्स लो आ जाती हैं, नाउ यू नीड टू चेक बिट मोर। तब आप रिपीट विटामिन डी लेवल, कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल कभी भी आपका कम नहीं आएगा। एक तो नहीं आता ही नहीं है कराते मतलब मैं भी सिंगल कैल्शियम लेवल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कैल्शियम विथ समथिंग एल्स, क्योंकि कैल्शियम लेवल अगर ब्लड में कम है तो आप आईसीयू पहुंच चुके होंगे। बिल्कुल, ठीक है? तो कैल्शियम लेवल लो आ गया तो सर हमारा कैल्शियम तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अरे कैल्शियम बढ़िया ही रहेगा तभी मेरे पास पहुंचे हो, नहीं तो आईसीयू तक पहुंचे गए होते, ठीक है? तो अंडरस्टैंड कैल्शियम लेवल विद विटामिन डी लेवल, ठीक है? कोराबोरेटिंग विटामिन डी कम है या ज्यादा है, प्लस पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल, ठीक है? ये ग्लैंड्स होते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं थायराइड के पास। इनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमारी बोन फॉर्मेशन और बोन डिस्ट्रक्शन चल रही होती है, कंट्रोल हो रही होती है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन अगर आपका बहुत ज्यादा है, कैल्शियम लेवल भी आपका ज्यादा है, देन इट इज पैराथायरॉयड व्हिच इज कॉजिंग ऑस्टियोपोरोसिस। टू रूल आउट ऑस्टियोपोरोसिस फॉर पैराथायरॉयड ऑटोइम्यून, मतलब अपनी एक्टिविटीज अपने आप कर रहे हो, उसको करना देखना जरूरी है। अगेन विटामिन डी, अगर विटामिन डी कम है देन पैराथायरॉयड विल बी ऑलवेज हाई एंड कैल्शियम विल बी हाई, बिकॉज ब्लड लेवल कैल्शियम बना के रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कैल्शियम ब्लड में आ नहीं रहा है। बॉडी इज क्रिएटिंग कैल्शियम बोन से लेके ब्लड में दे रहा है, ताकि आपको आईसीयू जाने वाली हार्ट की प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए। इंपॉर्टेंट चीज कर रहा है, बट बोन डिस्ट्रक्शन कंटिन्यू हो रही है। विटामिन डी हाई रहेगा, पैराथायरॉयड कम हो जाएगा, कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहेगा। दैट इज नॉर्मल, यू नीड टू सी दिस। सो कैल्शियम, पैराथायरॉयड और विटामिन डी अगर आपको चेक कराना है, अगर आपका बोन डेंसिटी कम आता है, फर्स्ट टाइम इसको करना है। नाउ बोन डेंसिटी कौन से लेवल पे कम आया है? ये ऑस्टियोपीनिया में है या ऑस्टियोपोरोसिस में? पीनिया मतलब स्टार्टिंग ऑस्टियोपोरोसिस है या लेट हो चुका है? तो आपको ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में ही करना है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है, बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को देखा है, बहुत सारे रिमेटोलॉजिस्ट को देखा है, फिजिशियंस को देखा है। ऑस्टियोपोरोसिस से पहले ऑस्टियोपीनिया फेज चल रहा होता है, कुछ नहीं करना है। बोन डेंसिटी को इंटरप्रेट करने का तरीका ही डिफरेंट है। आपको 2 तरह के स्कोर्स आते हैं, टी स्कोर, जेड स्कोर। टी स्कोर आप एल्डरली पेशेंट्स के लिए करते हो, जेड स्कोर आप यंग पेशेंट्स के लिए। आपको एज स्पेसिफिसिटी भी देखने की जरूरत है, उसके हिसाब से सारा स्कोरिंग सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है। तो जो लोग इसको देखते हैं, चेक करते हैं, ट्रीट करते हैं, उनको ही पता होगा इसके बारे में, बाकी लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है? सो अंडरस्टैंड ऑस्टियोपोरोसिस इज अ सिग्निफिकेंट थिंग। अगर आपको इसका कंसर्न है, फर्स्ट टाइम टेस्ट इन फर्स्ट मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज में,
देन अगर वो नॉर्मल रिपोर्ट आती है, मतलब ग्रीन जोन की नॉर्मल वैल्यू आती है, देन एवरी 5 years यू कीप रिपीटिंग बोन डेंसिटी. अगर वो ऑस्टियोपिनिया आती है, ट्रीटमेंट स्टार्ट Get करें, treatment, right? ऑस्टियोपोरोसिस आ रहा है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, एंड देन एवरी 3 years रिपीट करते रहे उसे. अब कुछ बहुत महानात में आते हैं, ट्रीटमेंट लेते नहीं Annually, है, हाँ मगर वो कहते हैं हर 6 महीने में बोन डेंसिटी हाँ करा रहे हाँ, हैं, तो उसका कोई रोल नहीं कोई है, रोल नहीं. क्योंकि बोन बहुत स्लो फॉर्मिंग एंड डिस्ट्रक्टिंग थिंग है. इतनी धीरे चीज है कि आपको 2-3 साल में बोन डेंसिटी में गैप मिलेगा, Yeah. जल्दी कराने का कोई मतलब नहीं. हम्म, ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को ये समझ में आए कि ये चीजें करानी क्या है. इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई बोन डेंसिटी का टेस्ट मास में अवेलेबल है, प्रैक्टिकली अवेलेबल है. हाँ, बहुत सारे डिफरेंट और भी टेस्ट आते हैं, जैसे सिटी बेस्ड बोन डेंसिटी टेक्सास का है. ठीक है, सिटी बेस्ड ऑस्टियोपोरोसिस का टेस्ट बहुत लिमिटेड सेंटर्स में रिसर्च सेंटर के हिसाब से आए हैं, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में इनकी भी ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस के बहुत पेशेंट आएंगे, बचाना ज़रूरी होने वाला है. अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट में नाउ दैट वी हैव रोबोटिक्स एंड वी ऑल आर डूइंग दैट रोबोटिक सर्जरी, सो आपका you know take on your new found toy as an orthopedician, the Orthopedic robot. robotic, yeah. देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, अगर सबको ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया ना, तो आधे तो नी और हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट खत्म हो जाने वाले हैं. करेक्ट. ठीक है, सो जब तक वो नहीं होता है तब तक ये जब तक हम डेफिनेटली, इनको ट्रीट कर रहे हाँ, हैं, तब तक हम इन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए सर्जरीज कर रहे हैं. डेफिनेटली यस, रोबोटिक सर्जरीज हैव चेंज्ड आवर कंप्लीट सिनेरियो. गेम चेंजर इसलिए है कि दो चीजें आपको फिर से समझनी है. इट इज मोर अबाउट प्रिसीशन. yes, ठीक है, इट इज मोर अबाउट ऑफ अर्ली फास्टर रिहेबिलिटेशन. इट इज मोर अबाउट ऑफ लेस कॉम्प्लिकेशन. एंड सेकेंडली, इफ यू नो इट, कि पेशेंट को भी ये पता रहता है कि रोबोटिक सर्जरी है, तो उनके माइंड से फियर भी चला जाता है कि कुछ खराब हो नहीं सकता है. yeah. ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडिंग फॉर एज ए पेशेंट पर्सपेक्टिव कि कुछ भी खराब नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर के साथ रोबोट भी काम कर रहा है, तो इट इज ए combination of surgery. But Nothing the is going to doctor is go away. operating the Yes, robot. doctor is operating. Yeah, Robot that's is like robot, people हाँ. sometimes think the robot अपने से automated. हाँ, ये automated definitely yes, maybe 10, 15, 20 years down the line हो सकता है कि डॉक्टर को सिर्फ डालना ही पड़े और उसके बाद अपने आप हो जाए. But till then, I think it is a boon for us. Boys toy अगर तुम बोलोगे, yes, for me it is. No, for the women also. Yes. No, I'm actually thinking about orthopedic robot तो mostly. No, but when you are doing robotically like gynec surgery, I'm sure आपको भी लगता होगा, as a doctor, you get less tired, less exhausted, because देखो, you're sitting and doing it. It is almost as simple as that. You start loving your job. ठीक है. बचपन में अगर देखोगे वीडियो गेम सबको अच्छे लगते थे, हम लोगों को सबको अच्छे लगते थे. ठीक है, बट हमको क्योंकि डॉक्टरी वाली पढ़ाई भी करनी होती थी, वीडियो गेम से दूर भगाते थे हमेशा. Now it is a age where you are getting the tools to work on it. ठीक है, and it is the tool which is helping you in doing your work perfectly. And talking about video games, I just read an article like people who have played video game during their like जैसे हम बात करें अपनी college days में, तो and now that we are doing robotically, your hand-eye coordination is very good. Yes, so like all the more now you can go and play basically. Yes, so hand-eye coordination के लिए yes, I will definitely say कि robotic surgeries again there comes कि younger surgeons का role आ जाता है. Yes. And with that saying, I think it is the time for even robotics to even develop. I think there are a lot of things which आज के दिन पे हम शायद सोच रहे हो कि ऐसी चीजें नहीं हो पाएगी, और robotic surgeries का जैसे जैसे expansion होने वाला है, we will be doing a lot of things. तो मैं तुम्हें एग्जांपल ही देता हूँ कि मैं नी हिप रिप्लेसमेंट जब अपने कॉलेज डेज में शुरू किया था, तब हम लोग पेशेंट्स को 15-15, 20-20 दिन हॉस्पिटल में रखते थे. ठीक है, और हम हिलने नहीं देते थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हिप डिसलोकेट हो जाएगा, टू ए पॉइंट कि आज हम सर्जरी के बाद सेम डे पे पेशेंट को खड़ा करते हैं. इवन हिप या नी रिप्लेसमेंट के अगले दिन पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं. ठीक है, वहाँ से पेशेंट 15 दिन पे आजकल ऐसे आते हैं जो लोग अपने घर के सारे एक्टिविटीज कर रहे होते हैं. तो आप सोचो कि उस टेन्योर में, मतलब मैं अपने 15 से 20 साल बैक में जाके और वापस आता हूँ, तो मुझे दिखता है कि मैंने 15 दिन का टाइम तो कम कर दिया पेशेंट्स के लिए. और एडवांसेस जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ मेजर चेंजेस. इवन वी आर गोइंग टुवर्ड्स डे केयर सर्जरीज. डे केयर का मतलब सुबह किया शाम को घर चले गए, तो इसमें भी आने वाले हैं
and ये तो मुझे लगता है कि within 1 or 2 years we will be Yes, with standing on that. Yeah, robotics with robotics into we the are going to, picture, yes, we we are can going to achieve stand that. on daycare surgeries. बिल्कुल. Now coming to the last segment of my show, sharing your heartwarming story. But उससे पहले मैं अपनी heartwarming story बताऊंगी आपको. My son was, I think now आपको याद आया है? My son was playing घर पर and मेरे हस्बैंड ने उनको जैसे लिफ्ट किया बेटे को, छोटा था तो उसका elbow twist हो गया and it was panic at my home. Pulled elbow. हाँ वो pulled elbow. I'm coming to that. Hmm. There was a lot of panic. ठीक है, और शाम का टाइम था 6-7 बजे और हमने कहा चलो चलो. My mother-in-law, everybody was started crying and howling. I'm like okay because being a doctor I'm the only one, I think जब मेरे बेटे को भी कुछ होता है I'm the more relaxed one. And okay, don't worry, we'll take him to the hospital. और तब तक हम एक्सरे की वेट कर रहे थे एंड देन एट दैट वन लाइक एक्सरे क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया, यू नो व्हाटएवर, बिकॉज़ वी कुड नॉट थिंक एंड आई जस्ट कॉल्ड यू अप. Fortunately you were just around, you walked in, you saw him because my baby was also crying and like अच्छा. and बात करते करते I still remember you're like हाँ and you just undid जो भी उसकी पुल एल्बो थी वो ठीक हो गया and he started crying and we were like वो मेरा एक पेशेंट मोमेंट था, लाइक अ मदर मोमेंट, लाइक वाओ. लाइक एक रोता हुआ बच्चा, सडनली यू वॉक इन एंड देन आपने उसकी एल्बो ठीक कर दिया एंड लाइक ही इज क्राइंग एंड नाउ अब तक वो चुप हो गया एंड ऑल. सो ये तो मेरी एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी आपके लिए कि एंड आई एम श्योर मतलब आई एम गेटिंग दोस डेफिनेटली यस. पुल्ड एल्बो फर्स्ट टाइम फॉर ए जिसके घर में पुल्ड एल्बो बच्चे को कभी नहीं हुआ होता, फॉर देम इट इज डेफिनेटली इज लाइक मिरेकल. डॉक्टर ने आया, टच किया और you came in and then you walk like a hero. You came in, did it and went suddenly off. the baby was crying and he stopped crying and he started playing ना, सारे लोग हंसने लग जाते हैं and we were in awe like oh wow. I think that's a वो स्वैग ना वो अलग था, मतलब जो कहते हैं ना हम लोगों के लिए वो बहुत ही डिफरेंट है. वो मतलब रात को 12 बजे अगर कॉल आए या 1 बजे कॉल आए पुल्ड एल्बो की ना तो कोई नहीं जाना चाहता है. ठीक है. सो फ्रॉम दैट सिनेरियो टू ये डेफिनेटली यस. बहुत सारी स्टोरीज है. मतलब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि हार्ट वार्मिंग स्टोरीज हो जिसमें कि जो कोई एक ज्यादा याद हो, बिकॉज आई want to tell all the audience कि I don't want to do injustice to other स्टोरीज के बारे में अगर मैं बोलूं कि कौन सी स्टोरी मेरी याद है, मेरे पास इतनी स्टोरीज है ना. मतलब मुझे लगता है कि इतनी हार्ट वार्मिंग हार्ट टचिंग स्टोरीज है, मोमेंट्स है जिसमें कि आपको फील होता है बीइंग ए ऑर्थोपेडिक सर्जन आप लाइफ चेंज कर देते हो पेशेंट की. ठीक है, टू ए पॉइंट कि पेशेंट कंप्लीटली बेड रिडन या चला नहीं हो. मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ. एक लेडी की थी जिनको कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस था एंड शी वाज बेड रिडन फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम. मतलब कि 20 इयर्स से बेड रिडन थी एंड उसके घर वाले जो बच्चे थे वो लोगों ने बचपन से देखा है कि मम्मी इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड शी कैन नॉट वॉक. शी केम टू मी. मतलब मैं फर्स्ट टाइम मैंने उनको डायरेक्टली नहीं देखा. उनका बेटा जो अर्न करने लगा ही केम विद ए वीडियो ऑफ हर शोइंग मदर गोइंग टू बाथरूम विद ए वॉकर डिफिकल्टली. मतलब उनको बेड से बाथरूम जो कि 10 स्टेप पे था वहां तक जाने में कम से कम 15-20 मिनट 30 मिनट का टाइम लगता था. ऐसा टाइम हालत जिसमें बहुत समय उनका यूरिन अपने आप पास हो जाता था खड़े खड़े एंड शी यूज्ड टू स्टार्ट क्राइंग फॉर दैट क्योंकि वो खुद साफ भी नहीं कर सकती. वी डिड बोथ नी बोथ हिप रिप्लेसमेंट फॉर हर एंड ईयर लेटर, एक साल बाद we also treated her for osteo जो उसका rheumatoid arthritis है उसके लिए भी ट्रीट किया. साल भर बाद वो मेरे रूम में आई, एक ब्लैक गॉगल्स लगा के एंड शी marched in my room and that was completely a story जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ चारों जॉइंट एक दिन पे हमने एक ऐसे पेशेंट के रिप्लेस किए जिसके सारे घर वालों ने एफर्ट मारा उसको ठीक करने के लिए. सो ऐसी बहुत सी हार्ट मतलब दिल को मतलब ऐसा करते हैं कभी कभी इवन पेशेंट के सामने आपको रोना भी आ रहा था. आप रोकते हो. हाँ इमोशनल वो रोकते हो. अनदर स्टोरी मतलब मैं एक और जरूर बताऊंगा. रीजन इसका है कि ऐसा ही एक और स्टोरी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट की है जिसमें कि द डॉटर वाज सीइंग द फादर इन बेड फॉर इयर्स टुगेदर. उसने अपनी सैलरी को जमा किया, कॉर्पोरेट में ज्वाइन किया. फर्स्ट 5 months ऑफ सैलरी शी स्पेंट ऑन हर फादर्स सर्जरी. दोनों हिप रिप्लेसमेंट एक ही बार में किए. मुझे उसने फाइनेंशियल क्रंच बता दिया. वी डिड एवरीथिंग टू रिड्यूस कॉस्टिंग के लिए
she never asked for even a single penny discount. Hmm. And we knew it from her वो background की वो इस तरह से करा रही है. Hmm. ठीक है. And the moment her father started walking immediately evening next day walked and she came to our God. room और मुझे बोला कि इसने कि सर मैं उनको पहली बार पेन फ्री वॉक करते हुए सीधा खड़े होकर चलते हुए देख रही हूँ. मैं बहुत खुश हूँ. मैं पूरी टीम को ट्रीट करना चाहता हूँ. एंड वी न्यू कि उसका बैकग्राउंड क्या है. तो उसने सारे पैसे उसमें लगा दिए. एंड वी वर लाइक डोंट हैव टू डू एनीथिंग. दिस इतना बोलना भी मतलब हमारे लिए ऐसा था कि आंख भर आ रहे हैं कि हम लोगों के लिए. एंड शी वाज एक्चुअली क्राइंग इन फ्रंट ऑफ अस. एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच यू फील कि एज ए सर्जन ना जब ये होता है तो तुम फील करते हो कि यस यू हैव टू वर्क अगेन. You have to do something better. And again, जैसे हमने कबीर सिंह वाली बात करी थी कि we sound like very professional, angry young man जो हम बोल कर रहे हैं, but deep down that responsibility, that emotion जो हम शायद अपनी side generally show नहीं कर सकते, but as doctors we can understand that that one thing went well and life changing event for the patient. That is I think the best. मतलब इतनी स्टोरीज है ना. पेशेंट आके रोते हैं पकड़ के खुश होके खुशी से रोते हैं कि दे आर now able to do a lot of active. So मुझे connected feel होता है. And that is the positive mindset every day I get. मैं 100 ऐसे patients के बारे में बात नहीं करूँगा जो आके गुस्सा होके जाते हैं मेरे से या मेरे ऊपर कहते हैं कि नहीं इसने शायद टाइम नहीं दिया, इनको अच्छा नहीं लगा. बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको बहुत प्राइम वो चाहिए होते हैं. बट जब हम देखते हैं ना कि ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो कुछ हमने किया उनसे पूरी लाइफ चेंज हो गई और उसके बाद हमें भी क्रेडिट दे रहे हैं और वो खुद भी खुश है. सो दैट मेक्स योर माइंड. मुझे लगता है पॉजिटिविटी वहीं से आती है. एंड दैट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स. I think no money, no amount of fame, money can actually buy this thing. तो ये हैप्पीनेस जो है ना इसी के लिए हम सर्जन्स मुझे लगता है कि जीते हैं और यही हमें ट्रूली मतलब लाइफ का अचीवमेंट फील होता है. वी डोंट वांट एनीथिंग अदर देन दिस. ठीक है. आई डोंट फील कि इसके अलावा और कोई बेटर पॉइंट होगा मेरी लाइफ में कि मैं दे सकूं पेशेंट्स को. लगता है दिस इज वन ऑफ द थिंग व्हिच आई फील प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट कि जो कर रहा हूं ना बहुत अच्छा कर रहा हूं. और अगली बार अगर मौका मिलेगा तो यही करूंगा. दोबारा से अगली बार भी यही करूंगा दोबारा से. So that was heartwarming and inspiring. And today, I think on this episode, we could see the other side, the softer version of male and orthopedician. I could see the tear in your eye while talking about it. You're choking up. But yes, it's beautifully spoken and expressed. And I'm glad that through this medium, I think, that side came out also. So, thank you, Dr. Debashish, Thank you, Dr. Sumati, for coming on my show. And I'll keep calling you for more episodes. You should be doing more episodes of your podcast so that people should be aware of that. Yes. There's a funny angle of doctors as well. Yeah. There's a humor angle of the doctor's life as well. And as I've always said, doctor talking to another doctor, breaking barriers and educating and making people aware of the common health issues, right? So on that note, thank you, sir, and thank you everyone for watching this.